बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम एम जिना रोड पर मौजूद हैं और ये आज पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज का मरकजी दफ्तर है। यकीनी तौर पर कराची में कोरोना वायरस की वबा आई और लाखों अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। मगर कराची के अंदर भी कोरोना वायरस आया और 18 मार्च 2020 को वफाकी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया और छोटे बड़े तजारती मरकज बंद कर दिए गए, मगर ताजिरों को कोई रिलीफ फराहम नहीं हुआ क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लाखों करोड़ का नुकसान हुआ। और फिर हालिया में होने वाली बारिशें जिन्होंने शहर कायद को तबाह किया और शहर के कायद की एक एक मार्केट दरियाए सिंध का मंजर पेश कर रही थी और कई दुकानों में पानी भर गया और लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से ताजिर बिरादरी को कोई रिलीफ फराहम नहीं हुआ। इस वक्त मेरे साथ महमूद हामिद साहब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के सदर हैं और इनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें। इनके साथ सैयद लियाकत अली साहब भी मौजूद हैं और फिर बात होगी जनाब जावेद हाजी अब्दुल्ला साहब से भी, और यकीनी तौर पर आज इनसे होगी बड़ी मसाइल की बात। हमें तब आज हम यहाँ दफ्तर में आपके मौजूद हैं और यकीनी तौर पर हालिया बारिश हुई और हालिया बारिश के अंदर कई मार्केटों में पानी भरा और पानी भर जाने के बाद दुकानों में चला भी गया और जाने के बाद जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ। और आपने गुज़िश्ता दिनों आपने मेमन मस्जिद के सामने छोटे ताजिरों की मफाद में मुजाहरा किया, उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए, उन्हें कर्जा दिलवाने के लिए, तो क्या इस पर कोई हुकूमती सतह पर कार्रवाई अमल में आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक अंसारी साहब। देखिए, बात यह है कि जो बारिशों का सिलसिला हुआ और जिसकी वजह से कराची जो है वो डूब गया और इस वक्त भी बारिश के पानी में नहीं डूबा हुआ है तो गटर के और कीचड़ के पानी में डूबा हुआ है। और उसके नतीजे में हुकूमत ने बहुत सारे ऐलानात किए, कराची को और दीगर अजला को आफतज़दा करार दिया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आफतज़दा करार देने के बाद जो उन शहरों के साथ, वहाँ के ताजिरों के साथ, वहाँ के शहरियों के साथ रिलीफ का काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। बात सिर्फ लाखों की नहीं है। हमने जो एक रफ अंदाज़ा किया है और हमने एक कमेटी भी बनाई है जो इसका जायज़ा ले रही है, वो तो ये नुकसानात अरबों के अंदर गए और बहुत सी मार्केटें ऐसे हैं कि वहाँ पर अभी आज़ादाना तौर पे हम नहीं जा सकते, हमारे ताजिर वहाँ पत्थरों पे रख के जा रहे हैं और रोज़ाना जो है की बुनियाद पर जो सड़कों के अंदर गड्ढे हो गए हैं उसके अंदर लोग गिर रहे हैं, हड्डियाँ टूट रही लोगों की। कारोबार तो मुतासिर है अपनी जगह, नुकसानात अपनी जगह हैं, लेकिन ये कि कोई उनको बनाने वाला, उनकी सफाई करने वाला और उसको तरतीब देने वाला कोई नहीं है। महमूद साहब, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी जमात है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ताजिरों के लिए। आपने हालिया गवर्नर से भी मुलाकात की, वज़ीर आला से भी मुलाकात की, कमिश्नर कराची साबिक़ इफ्तिखार शेरवानी साहब जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने उनसे भी मुलाकात की थी ताजिरों के हवाले से, मगर क्या वजह है कि ताजिरों को ये हुकूमती सतह पर क्यों जो रिलीफ फराहम नहीं होते? क्या वजह है? क्या आप लोग टुकड़े में बचे हो, ये वजह है, या फिर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है? देखिए, बात ये है कि स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उमर सीरिया मरहूम ने छोटे ताजिरों की आवाज़ बनाया और वो एक तवाना आवाज़ बनी। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने छोटे ताजिरों को मुनज़्ज़म करके GST के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाई। उन्होंने IMF के जो ज़ालिमाना टैक्स हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्होंने जेल की सोबतें भी बर्दाश्त करी, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करी, झूठे मुकदमात को फेस किया। इसमें हमारे साथी बैठे हैं जिसमें मेरे ऊपर भी मुकदमात बने, जावेद हाजी अब्दुल्ला भी मौजूद है, दीगर लोगों के खिलाफ भी मुकदमात बने, लेकिन हमारा एक नारा था कि छोटे ताजिर जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर एक हो जाएं। और उस जदोजहद के नतीजे में IMF जिस तरह 15% GST लगाना चाह रहा था और विद होल्डिंग टैक्स लगाना चाह रहा था और दीगर टैक्सेस लगाना चाह रहा था, जो ज़ालिमाना टैक्स थे, जो आवाम का खून निचोड़ने के मुतरादिफ थे, उसके ख़िलाफ़ जो हमारी मुज़ाहमत की तहरीक थी वो कामयाब हुई। इस वक्त भी जो कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने बगैर सोचे समझे मार्केटों को बंद कर दिया और लोगों को बेरोज़गार कर दिया, लोग फाका कशी का शिकार हो गए, तो
ہم نے سب سے پہلے تاجروں کو اکٹھا کیا. ہم نے الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر تمام تاجر تنظیموں کو بلایا اور ہم نے کہا اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے. اور ہم کوئی موومنٹ نہیں چلانا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا ہے, بے شک ایک وبا ہے یہ اور یہ ساری دنیا کے اندر ہے, لیکن آپ دیکھیں نا امریکہ کے اندر اگر انہوں نے بند کیا, کاروبار کو روکا, تو انہوں نے ہر شہری کو $700 پر ویک الاؤنس دیا. آپ ہمیں بھی الاؤنس دے دیجیے. ہمارے بچے بھوکے مر رہے تھے, ہمارے ملازمینوں کے بچے بھوکے مر رہے تھے, ہمارے مزدور بھوکے مر رہے تھے, تو ہم نے وہ آواز اٹھائی اور آواز وہ توانا الحمدللہ بنی. پھر ہم چیف منسٹر تک گئی, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں گورنر سے ہماری ملاقات ہوئی اور اس کو ہم اس یونٹی کے نتیجے کے اندر پھر اس میں سیاسی جماعتیں بھی آئیں. جماعت اسلامی نے بھی اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, دیگر تنظیموں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, تو وہ جب ایک آواز بنی تو اس کی وجہ سے یہ مارکیٹیں کھلی. حامد محمود صاحب, آپ یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں اور آپ کا تعلق کراچی چیمبر آف کامرس کی کمیٹی سے بھی ہے اور چیمبر آف کامرس ایک بڑا ادارہ ہے, تو ان لوگوں نے کہ ان چھوٹے تاجروں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے بار بار؟ تو آپ کی نگاہیں جو ہے ان چھوٹے تاجروں پہ کیوں ہوتی ہیں؟ چیمبر آف کامرس ایک بڑا ادارہ ہے, آپ کمیٹی کے ممبر ہیں, تو وہاں آواز بلند نہیں کرتے؟ بالکل جناب, ہم نے اس میں چیمبر کو بھی انوالو کیا اور اس سلسلے میں بی ایم جی گروپ کے قائد سراج قاسم تیری صاحب سے میری متعدد دفعہ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی. اور جو اسمال ٹریڈرز کی کمیٹی ہے جس کے چیئرمین ہیں عبدالمجید میمن صاحب, وہ بھی ظاہر کاروباری آدمی ہیں اور چھوٹے تاجروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور اس مسئلے میں ان کا تعاون رہا. اور اس میں بریک تھرو بھی اس وقت آیا جب ہم لوگ سڑکوں پہ آئے اور اس کے بعد پھر سراج قاسم تیری صاحب نے چیف منسٹر سے بات کی اور ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اور ایک نتیجے کے اوپر ہم پہنچے. انہوں نے اس کے اندر پارٹ پلے کیا, وہ ٹھیک ہے اس کے اندر تاخیر ہوئی, لیکن بہرحال وہ وقت کا تقاضا تھا ان کا اور ہم کنونس نہیں کر سکے ان کو. بات یہ ہے کہ یہ وبا ایک ایسی تھی کہ کوئی آدمی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا, لیکن ہم یہ کہتے کہ اگر ہم کورونا سے بچ گئے تو ہمارے لوگ بھوک سے مر جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ اپنا حالیہ میمن مسجد پہ مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے میں جو اولڈ سٹی ایریا کے دکانوں میں پانی گیا تھا, اسی دوران وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئے تھے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کا ایک پیکج کا اعلان کیا. تو اس میں کہیں تاجروں کو تو کسی قسم کا کوئی نہیں لکھ دیا, بلکہ آپ کے چیمبر کے بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی چھوٹے تاجروں کے لیے. ویسے کیا وجہ ہے کہ چھوٹے تاجروں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں عمران خان سے ہم کیا گلہ کریں, تو ہر حکومت کا کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ ہے. یہ شہر جو 72% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جو 90% سندھ کو ریونیو دیتا ہے, جو پاکستان کی معاشی ہب ہے, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے ساتھ سوتیلے پن کا سلوک ہے. اور یہ 1100 ارب روپے کا جو پیکج ہے یہ محض دکھاوا ہے اور یہ ہمیں لولی پاپ دیا گیا ہے. جس طرح 162 ارب روپے کا انہوں نے پیکج دیا, کیا حال ہے ہماری کراچی کی جو سب سے بڑی شاہراہ ایم اے جناح روڈ ہے وہ 2 سال سے بند پڑی ہوئی ہے, گرین لائن منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. ہمارے کراچی شہر کے عوام کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ہم چنچیوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں. ہماری جو صنعتی علاقے ہیں اور ہمارے تجارتی علاقے ہیں وہاں کی سڑکیں خود ہی پڑی ہوئی ہیں, مواصلات کا نظام تباہ ہو چکا ہے, آزادانہ نقل و حرکت مال بردار گاڑیاں نہیں کر سکتی ہیں. یہ ان کو نظر نہیں آتا. سنہرے باغ تو عمران خان صاحب نے بہت دکھائے تھے, لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف مطلب یہ کہ سہانے باغ تھے اور خواب تھے اور ابھی بھی وہ خواب دکھا رہے ہیں. تو ہم لیاقت صاحب سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں, ان کے بھی مسائل سنتے ہیں. لیاقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت صاحب, آپ کا تعلق پیپر مارکیٹ سے بھی ہے اور اسمال ٹریڈرز آرگنائزیشن کے آپ سینئر نائب صدر ہیں اور آپ کے پاس تقریباً سنا ہے کہ دیگر عہدے بھی ہیں مختلف. تو پہلی بات تو کہ آپ دیگر عہدے بھی بتائیں اور آپ کے مسائل جو اس کے بارے میں بھی آپ ذرا عوام کو بتائیے. میں چیمبر آف کامرس کی 3 کمیٹیوں کا ممبر ہوں, لا اینڈ کمیٹی کا, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا اور ایک اور کمیٹی ہے اس کا, اور قریشی ویلفیئر ایسوسیشن کا نائب صدر بھی ہوں اور نیڈ آف لائف کا سرپرست اعلیٰ ہوں. پیپر مارکیٹ کا اپنا اسمال ٹریڈرز کا وہاں کا میں صدر بھی اس
की तरफ से। जहाँ तक सवाल है आप इन बारिश का, ये तो कराची तो मुस्तकिल मसाइलिस्तान बना हुआ है जनाब। एक मसला हो तो गिनवाएं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, यानी लागिनत मसाइल हैं। कौन कौन से मसले पे आप बात करेंगे? हम बात करते जाएंगे, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। अब कोरोना की आपने बात की थी, कोरोना के अंदर 4, साढ़े 4, 5 महीने जो लोग कारोबार बंद रहा, बेतहाशा लोग जो है उसके अंदर बैंक करप्ट हो गए। जिनकी दुकानें किराए पर थी वो बेचारे किराया नहीं दे पाए, उन्होंने मुलाजमिन को हटा दिया। तो सूरत हाल ये थी। अच्छा, अब अगर फलाई तंजीमें अगर उसमें काम ना करती, बेशुमार जो काम किया है, तो जनाब गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको शायद अंदाज़ा है या नहीं है, मुझे अंदाज़ा है। नीड ऑफ लाइफ के हवाले से मैंने 3 महीने तक डेली राशन बांटा है, और अल्लाह की वजह से बगैर किसी की कंट्रीब्यूशन, किसी से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। इसी तरह और दूसरे हमारी तंजीमें बड़ी बड़ी, मिसाल के तौर पर सैलानी है और दूसरे इस किस्म के। तो बात यह है कि यहाँ की आवाम और एलिट तबका जो है वो तो बहरहाल करता ही है अपने तौर पर। गवर्नमेंट क्या करती है? उस वक्त कोरोना के मसाइल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 4 महीने तक बंद रहे। उसके बाद जो है ना तो उन्होंने वादा किया था कि जी हम बेसूद कर्जे देंगे, वो कोई कर्जा किसको आज तक नहीं मिला। इलेक्ट्रिक का कहा था, वो भी बिल नहीं मिल सके, मतलब ख़त्म नहीं हो सके। तो इस तरह भाई अब उस मसले से निपट के चुके थे, तो ये बारिशों ने तबाही मचा दी। आज भी पोजीशन कराची डिफेंस का इलाका हो गया, क्लिफ्टन का इलाका अपना, और ये तमाम अच्छे बड़े इलाके भी इस दफ़ा इस पानी की लपेट में। ये बताइएगा पेपर मार्केट की क्या सूरत हाल थी बारिश के पेपर मार्केट में जनाब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, और तकरीबन 3 फीट पानी था दुकानों में भी और गोडाउनों में भी। उसमें मैं खुद, मेरा बेसमेंट की गोडाउन था, मेरा तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान मेरा ज़ाती तौर पे हुआ। और पेपर मार्केट की तकरीबन तैयब जी रोड की जो दुकानें हैं उसमें हर शख्स का नुकसान हुआ है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। तो इससे कोई मुबारक नहीं है। एक पेपर मार्केट ही क्या, कराची का कौन सी मार्केट है जो इससे महफूज रही हो जनाब? हर मार्केट के अंदर यही पोजीशन रही है। हर जगह पानी, हर जगह। आज भी दलदल का ये आलम है कि आप किसी रोड पे निकल जाएं तो आप आराम से निकल नहीं सकते। कपड़ा मार्केट, बाल मार्केट आप चले जाइए, आज भी पानी खड़ा हुआ है। हक्कानी चौक के ऊपर आज भी पानी खड़ा हुआ है। तैयब जी रोड पे आज भी पानी खड़ा है। तो मोहतरम, ये तो बस रहने दीजिए, गवर्नमेंट से बातें कर सकती है, बाकी करना क्या कुछ नहीं। आपकी पेपर मार्केट के अंदर कोई यूनियन होगी तो उन्होंने सिंध हुकूमत से आप लोगों के मुतालबात के लिए, आप लोगों के रिलीफ के लिए कोई रास्ता किया? नहीं, हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे जो है वो अनाउंस किया था कि कुछ ऐसे लोग जो इस नुकसान को नहीं सह सकते वो हमसे रब्ता करें, हम सिवा राज में रख करके उनकी मदद करेंगे। तो गवर्नमेंट से तो कोई मुतालबा हमारी एसोसिएशन ने नहीं किया, लेकिन अपने तौर पे कहा था कि हम अगर कोई ऐसा है तो हम उसकी मदद करेंगे। आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि उन्होंने जिक्र किया था कि कहा कि जब हमारी एक एसोसिएशन बनी, और एसोसिएशन जब बनी थी स्मार्ट ट्रेडर, तो उमर सैलिया साहब का एक बड़ा नाम है तजारत के हवाले से ताजिर, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जब तक शुरू किया था तो उस वक्त तमाम ताजिर भटके हुए नहीं थे। आज क्यों भटक गए? उनकी मिसाल तो अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने तो 17 दिन तक जनाब कराची से लेकर पेशावर तक बंद रखा था। ये तो महबूब भाई ने बताया ही नहीं। 17 दिन कराची से पेशावर थ्रू आउट छोटी बड़ी हर दुकान बंद थी। 17 डेज मजाक नहीं है। किसको कहते हैं? 17 दिन जो है उन्होंने तो मार्केट बंद रखी थी। उनकी एक सलाहियत थी और उन्होंने एक यूनिटी पैदा की हुई थी, और वो खाली कराची नहीं, वो कराची से लेकर के पेशावर तक पूरे सरहद तक उनका असर व रसूख था और एक दबदबा था। तो उनकी तो पोजीशन ही अलग थी। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब ये बताइएगा कि हालिया बारिश हुई, कोरोना वायरस हुआ, और इसके अलावा ताजिरों के छोटे बड़े मसाइल तो कई अरसे से चले जा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपका जिस मार्केट से ताल्लुक़ है या स्मार्ट ट्रेडर, और कराची शहर में लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला है,
اور اس لوڈ شیڈنگ نے تمام چھوٹے بڑے تجارتی مراکز کا جینا حرام کیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام جاوید حاجی عبداللہ ہے اور بنیادی تعلق میرا کنفیکشنری سے ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم تجارت بھی کرتے ہیں، صنعت بھی کرتے ہیں. چھوٹے کارخانے بھی ہیں ہمارے، فیکٹریز بھی ہیں، اور اس کے ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں، اور سپلائی چین بھی ہے، اور دکانیں بھی ہیں. میں کراچی ڈویژن کا وائس چیئرمین ہوں آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمارٹ ٹریڈرز اینڈ کارپوریٹ انڈسٹری کا. عمر ضلع صاحب کے ساتھ جدوجہد میں شمولیت کا شرف حاصل رہا ہے مجھے، اور کراچی کے متحد ایسوسیشن اور الائنسز میں میرا ایک رول رہا ہے. اول سٹی ٹریڈر الائنس کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. غالباً 28 سال سے اوپر کا عرصہ جو ہے مجھے ان معاملات میں کو فیس کرتے نکلا. جناب کہ الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے بس کا نہیں. اس میں ہماری سپریم کورٹ بھی بے بس ہے، اور کراچی کے جو تباہی کے ایلیمنٹ ہیں ان میں سب سے بڑا بالخصوص جو چھوٹی صنعتیں ہماری تباہ ہوئی، اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ کہ الیکٹرک ہی کا ہے. ان کا جو ٹیرف ہے اور ٹیرف کے ساتھ دیگر جو ہے معاملات ہیں اس کے اندر، اگر آپ کوئی بل اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بجلی آپ نے 5,000 کی خرچ کی ہے، بل آپ کا 15,000 کا آ رہا ہے. اس نے تباہ کر کے لوگوں کو رکھ دیا. آپ یہ بتائیے کہ لوڈ شیڈنگ سے تاجروں کو کتنا نقصان ہے، یہ بتائیں. سب برباد ہو گئے. نقصان کتنا، تباہ و برباد ہو گئے. کئی چھوٹے کارخانے ہمارے بند ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج چائنا، ایران جیسا ملک، یعنی جو کہ تباہ حال معیشت کا حامل ہے، میرا جس مارکیٹ سے بنیادی تعلق ہے وہ ہے جونا مارکیٹ اینڈ کھجور بازار. تو ہمارے یہاں بلوچستان کا بائر بہت ہے، اور بلوچستان چونکہ سرحدی علاقے ہیں تو اس لیے وہاں سے ایران کا بہت لمبا بارڈر ہے، تو وہاں کی مارکیٹ کے لوگ بھی جو ہے ہمارے بارڈر ایریا کی مارکیٹوں سے خریدتے ہیں. تو ہماری سپلائی وہاں تک تھی. اب حساب الٹا ہو گیا ہے کہ وہاں کی پروڈکٹ جو ہے یہاں آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حالیہ بارش کے دوران بہت تباہی ہوئی، یقین کرو جونا مارکیٹ کا آپ کا تعلق ہوگا، تباہی کوئی نقصان تو ہوئے ہوں گے؟ دیکھیں جونا مارکیٹ، برتن بازار، چمڑا چوک یہ آج بھی بند ہے، اور بارش کا پانی تو زمانہ ہوا گیا، اب تو گٹر کا پانی ہے. بارش کا پانی تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے پاک ہوتا ہے بندہ. یہ ناپاک پانی، گندا گلیز پانی جس کا کلر بھی آپ دیکھ لیں تو گزرنا محال ہے. خواتین، بچے، آپ کو پتا ہے مارکیٹوں میں ان کا گزر زیادہ ہوتا ہے، شاپنگ یہی کرتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے وہاں سے نکلتے ہیں، انہوں نے تو آنا ہی چھوڑ دیا ہے مارکیٹ کے اندر. تو آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ مخصوص عمارتوں کے لیے، اب وہ بتائیں. دیکھیں اس کا بینیفٹ جو ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری وہ لینڈ لارڈ ہے جس کے نام وہ پلاٹ ہے. اس کو وہ پلاٹ خالی مل جاتا ہے اور اس نے وہاں پلازا بنانا ہے. تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے اس وقت کی قیمت دے کر کے، تو اس وقت اونرشپ سسٹم نہیں تھا، اس وقت رائج ہی پگڑی سسٹم تھا. تو اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہوتی؟ اس پہ محمود حامد صاحب کی ایک بہت بڑی موومنٹ رہی ہے، اور ان کے احتجاج بھی ریکارڈ پر ہے. سپریم کورٹ کے باہر بھی انہوں نے احتجاج کیے، مگر ہمارے جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے کانوں پہ جونگ تک دی رہی تھی. تو حامد صاحب جو عمر کے لیے صاحب کی بات لیاقت صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ 17 دن کاروبار بند رہا، اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کی ایک آواز پر. اور آج کا جو تاجر ہے تو فوٹو سیکشن میں ہے، اس کی تو کوئی آواز بھی سنتا نہیں ہے. ایک نے آواز دی کہ کل جوڑیا بازار بند ہوگا، تو پتہ چلا کہ وہاں سارا بازار کھلا ہوا ہے اور وہ کچھ ڈرائنگ روم میں سو رہے ہیں. مگر عمر کے صاحب جیسا کوئی لیڈر کی تلاش ہے آپ کو؟ بالکل جناب، بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے عمر سیلیا اسکول آف تھاٹ کے طالب علم ہیں. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ عمر سیلیا سے سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. اور وہ بہت درد رکھتے تھے، ملک کا بھی درد رکھتے تھے، چھوٹے تاجروں کا اور غریبوں کا بھی درد رکھتے تھے. اور انہوں نے بھی سب سے پہلے ہی چھوٹے تاجروں کو نعرہ دیا تھا اور غریبوں کا نعرہ دیا تھا کہ غریب کا چولہا جلنے دو. تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا اسمال ٹریڈرز کا. آپ نے بات کی میٹنگ کی، تو وہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا
کہ یہ واقعہ تھا 98 کا واقعہ تھا. ہوا یہ تھا کہ موومنٹ بہت فاسٹ چل رہی تھی اور نواز شریف کی حکومت تھی. شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. تو ہماری 3 روزہ اسٹرائک ہوئی اور اس کے بعد جو عمر سیٹیا گرفتار ہو گئے, اور گرفتار ہونے کے بعد وہ بیمار تھے, اس لیے وہ ICU کے اندر تھے, اس میں جنا کے اندر. تو ہم لوگوں نے پروگرام یہ بنایا ایک دن کہ ہم چلتے ہیں, ان کی عیادت بھی کریں گے. اگر اجازت مل گئی تو ہم نے ان کے بیٹے کو فون کیا کہ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا ان کے پاس فون کہاں سے آیا, کہنا آپ چھوڑیں اس کو, آپ بات کریں ان سے. انہوں نے نمبر دیا مجھے, میں نے پھر بات کری. تو وہاں سے پھر اس نے کہا کہ آپ کون بات کر رہے ہیں. میں نے اپنا تعارف کرایا کہ کہنا آپ تھوڑی دیر رک جائیے. تو پھر تھوڑی دیر بعد مجھے فون آیا. تو وہ اس وقت DC ساؤتھ تھا جو وہاں موجود تھا, اور وہ ان سے بات چیت کر رہا تھا اور ان کو راضی کر رہا تھا کہ آپ اسلام آباد مذاکرات کے لیے جائیں, کیونکہ حکومت نے ان اسمال ٹریڈرز کی تحریک سے تنگ آ کر پوری پاکستان کے تاجروں کو جمع کیا اور DC سے کہا کہ اس تاجر نمائندوں کو بھیجیں جس کا تعلق اسمال ٹریڈر سے نہ ہو. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا. جو وہاں پہ اسلام آباد میں تاجر جمع ہوئے تو وہاں پہ عمر سیلیا کے نعرے لگ گئے کہ عمر سیلیا کو رہا کرو. اور جب عمر سیلیا کے اور کہا ہمارے مذاکرات ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ عمر سیلیا کو نہیں لائیں گے. تو اب یہ حکومت پریشان ہوئی اور حکومت نے ان سے مذاکرات کیے. پھر انہوں نے مجھ سے بات کی عمر سیلیا نے اور کہا کہ میں مشاورت کر رہا ہوں, پنجاب میں میری مشاورت ہو گئی فون سے, تو آپ تیار رہیے, 11 بجے ہم فلائی کریں گے. یعنی اچانک جو ہے یہ فیصلہ ہوا. اور اس کے بعد جو ہے رات 11 بجے ہم ایئرپورٹ پہنچے. وہاں کوئی فلائٹ نہیں تھی, سناٹا تھا. حیران ہے یار کس طرح جائیں گے. یہ پتہ چلا تھوڑی دیر میں پولیس کے ایک DSP کے ساتھ عمر سیلیا صاحب آ گئے, اور ہمارے ایک اور ساتھی تھے راجہ نصیر اسد, وہ تھے. اور ان کا چلو بھائی. اب جب ہم گئے رن وے کے اوپر تو جہاز کے اندر پیسنجر بیٹھے تھے اور 2 گھنٹے ہو گئے تھے بورڈنگ کو, اور وہ جہاز انتظار کر رہا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے فلائی کیا اور تقریباً ہم صبح کو پہنچے ہیں 3 ساڑھے 3 بجے. تو 3 ساڑھے 3 بجے بھی تاجر وہاں ایئرپورٹ پہ ان کو لینے آیا ہوا تھا. اور پھر ہمارے مذاکرات ہوئے. شہباز شریف صاحب کو مذاکراتی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, اور وہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا وہ ڈیولپمنٹ ٹیکس 0.75% کے اوپر ہوا. عمر سیلیا نے جا کر کیا تھا. عامر صاحب یہ بتائیے کہ معیشت اس دوران بڑی تباہ برباد ہوئی ہے. آپ اس نے ڈسکس کی, اتنی باتیں بتائیں, تمام آئل سٹی کے بارے میں بات ہو گئی, پیپر مارکیٹ کے بارے میں بات ہو گئی, کرونا کے بارے میں بات ہوئی ہے, مگر کوئی ریلیف حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کو نہیں ملا. تو معیشت جو تباہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے یہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے, اور سارا جو ڈپینڈ ہوتا ہے بڑی انڈسٹری کا وہ کاٹیج انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہے. مگر ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کاٹیج انڈسٹری کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. ایک تو بجلی نے تباہی مچا دی. کراچی کے اندر کے الیکٹرک نے جو شروع کیا کہ اس وقت جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے. تو ہماری معیشت کی تباہی کی ایک وجہ یہ ہے. دیکھیں کاٹیج انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جو سیلف امپلائمنٹ ہے, خود روزگار پیدا کرتی ہے, اور ایک آدمی اپنے بلبوتے پہ اپنا قرض لے کے یا اپنا کسی سے کمیٹی ڈال کے یا بیوی کا زیور بیچ کے ایک کارخانہ لگاتا ہے تو اپنے روزگار کے ساتھ 4 لوگوں کو اور روزگار دیتا ہے. آپ نے اس کو کچل دیا. تو ایک تو آپ نے یہ ظلم کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم معاشی طور پہ ہم نے آسمان پہ پہنچا دیا, مگر آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے بدتر کیا حالات ہوں گے کہ ہماری ایکسپورٹ دن بدن کم ہو رہی ہے. 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, جبکہ ہم سے بہت چھوٹا ملک ویتنام 240 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تھائی لینڈ 250 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ملائیشیا 280 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. سنگاپور جیسا ملک جو کراچی سے بھی چھوٹا ہے وہ جو ہے 411 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور ہم نے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم سے الگ ہونے والا سابق مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش بن گیا ہے
वो हमसे डबल 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ हामिद महमूद साहब मौजूद थे, उन्होंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब मौजूद हैं और इनसे भी मालूमात करते थे जो हालिया बारिश हुई और हालिया बारिश के दौरान जो तबाही हुई है तो उस बारे में भी हम इनसे डिस्कस करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, हालिया बारिश हुई, आपने देखा कि शहर डूब गया, छोटे बड़े तजारती मरकज़ के कारखानों या दुकानों में पानी चला गया, मगर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ फराहम नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत मशहूर हूँ K21 का, तो उसने आज इस इशू को बड़ी अहमियत दी है कि तिजारत भी जो है वो ज़वाल पजीर है, ताजिरों की तिजारत भी जो है वो भी जो है ज़वाल पजीर हो चुकी है, मईशत का पहिया रुक गया है, लोगों के चूल्हे ठंडे होते जा रहे हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि इस शहर कराची के अंदर, जो कि 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन उसकी हालत ये है कि बावजूद इस बात के कि महकमा मौसमियात कई महीने पहले से जो है इस बात की पेशिंगोई कर रहा था कि तबाहकुन बारिशें होंगी, बर्बाद करने वाली बारिशें होंगी, होश के नाखून ले लो, तबाही से बचने के लिए कोई इंतजाम कर लो। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने, समाजी तंजीमों ने, गैर सरकारी तंजीमों ने, पाकिस्तान के सबसे बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस पर तवज्जो दिलाई तो खुदारा कि जिस तरह की बारिशें होने जा रही हैं, 200 मीटर बारिश होगी, 150 मीटर बारिश होगी, इससे बचने के लिए नदी नालों को साफ कर लो, गटरों को साफ कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लो, बसूरत दीगर तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर है। लेकिन नाअहल वफाकी हुकूमत ने, नाअहल सूबाई हुकूमत ने, नाअहल लोकल गवर्नमेंट ने, जिसका मेयर वसीम अख्तर रहा है, इस शहर के लिए उन्होंने कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं किए कि शहरियों को या ताजरों को इस नुकसान के से बचाने के लिए अमली कोई इक़दाम करें। एक दूसरे के ऊपर वो खाली इल्ज़ाम तराशी करते रहे। वो फंड जो अरबों खरबों रुपए पर मुहित था वो कहीं लगता ही नज़र नहीं आया, वो इनकी जेबों में चला गया, इनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो गया। आवाम तो खाली खुली नारों ही के बस सुनते रहे, मुंतज़िर रहे कि शायद कोई इनकी दाद रसी हो जाएगी, शायद कोई इनका मसला हल हो जाएगा, शायद ताजरों का जो है काम हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ताहाल टिल टू डेट आज तक ना कोई रेमेडी की गई, ना कुछ हवाले से जो इक़दाम किए गए कि शहर की सफाई सुथराई पे कोई भरपूर तवज्जो दी गई हो। आज भी अगर आप मेरे साथ चलकर दौरा करें तो वो सिंध सेक्रेटरीट जो कि कराची पर हुक्मरानी कर रहा है सूबाई हुकूमत के मातहत रहकर, उसके पीछे गलियों में आपको पानी मिलेगा। वहीं रहाइश पजीर लोगों ने मुझे कहा कि 3 महीने से गैस नहीं आ रही, बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, गलियां इस तरह भरी हुई है कि अब घर से निकल नहीं सकते, गाड़ियां हमारी जो है वहाँ पार्क नहीं हो सकती, घर के अंदर लाकर हम बड़ी अजियत का शिकार हैं। नमाज पढ़ने के लिए हम निकल नहीं सकते। तो हमारा तो ऐसा मामला कर दिया कि जैसे कि गंदा पानी छोड़कर कर्फ्यू लगा दिया गया कि हम घर से निकलने पे भी जो है वही तो नामुमकिन हो गया हमारा। अच्छा आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? हमारा हुकूमत से मुतालबा तो मोहतरम यही रहा है कि हुकूमत फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करे। वो नदी नालों पर कब्जा, चाइना कटिंग कर दी गई है, उनसे उनको वागुजार किया जाए। जो 50-50 गज के नाले थे अब 5-5 फीट पे मुहित हो गए, उस चाइना कटिंग से जो उसको निजात दिलाई जाए। जिन नालों पर, गुज्जर नालों पर कब्जे कर लिए गए हैं और हुकूमती एहलकारों ने उस पर कब्जे किए हैं, उसको वागुजार कराया जाए। आर्मी आई है तो वो ये काम कर दे ताकि ये जो है नाले भी वागुजार हो जाएं, नदियाँ भी जो वागुजार हो जाएं, गटरों का सिस्टम भी ठीक हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो। और जो ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, लकी शॉपिंग मॉल है, ये हमारा गोल्डन मार्केट का शॉपिंग मॉल है, अंडरग्राउंड जो है यहाँ सारा काम होता है, दुकानें हैं बड़ी बड़ी शो पीसेस वगैरह की। वहाँ हम देखते हैं कि जनाब उस एरिए के अंदर कि ये हमारा गुल प्लाजा है, उसके अंडरग्राउंड आप देख लीजिए
पानी ने तबाही मचा दी। हमारे साथ जनाब मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब मौजूद थे और अब नवेद साहब से बात करते हैं और कुछ नवेद साहब की बात होगी और उसके बाद हम अपना एक ब्रेक लेंगे और फिर मार्केट की तरफ जाएंगे। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस आया और कारोबार को बड़ा नुकसान पहुँचा, तो आप क्या कहेंगे? कि कोरोना वायरस के आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो मुतासिर जो तबका हुआ है वो ताजिर बरादरी हुई है। उस पर हमारे तकरीबन 3 महीने दुकान जो है वो शॉप जो है वो छोटे ताजिरों की बंद रही। इंडस्ट्रियों में तो काम चलता रहा और बड़ी सनतों में तो काम चलता रहा, मगर छोटे जो दुकानदार थे वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अच्छा, वो मुतासिर होने के बाद हुआ ये कि उसके बाद कुदरती आफात जो है ना, जैसे बारिश की शक्ल में कुछ दिनों के बाद ही जो है ना वो आ गई और 6-6 फीट 7-7 फीट रोडों के ऊपर पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मार्केट जो है हमें हालत मजबूरी बंद करनी पड़ी और हमें अपने घर को बैठना पड़ा। हुकूमती नुमाइंदों ने जो वादे किए थे उन्होंने अपने किसी वादे पर भी अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने कहा था बिजली के बिल में आपको कुछ सहूलतें दी जाएंगी, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था जो छोटे ताजिर हैं उनकी लिस्टें बनाई जाएं, मुरतब की जाएं, चैम्बर के थ्रू उनको कुछ माली ताउन किया जाएगा, वो भी अब तक नहीं किया गया। सिर्फ वादे वादे वादे, और उस वादों को अब वफा करने की ज़रूरत है। ताजिर नहायत ही परेशान है, बहुत बुरी पोजीशन में है। हम ये मुतालबा करते हैं आपके इस K21 के प्लेटफॉर्म से कि आप ताजिरों की माशाल्लाह नुमाइंदगी करने के लिए हमारी ताजिर तंजीम स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, और मैं भी नाज एंड जिना वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में MC मेंबर भी हूँ लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का। तो मैं आपसे के चैनल के तवस्सुत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे जो है ना छोटे ताजिरों को रिलीफ दिया जाए और उनकी जो भी परेशानी है उसको हल करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ सैयद नवेद अहमद साहब मौजूद थे और इनका ताल्लुक भी स्मार्ट ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन से है और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि छोटे ताजिरों को वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं और ये टैक्स देने वाला कराची इस वक्त वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कराची के ताजिरों को कब वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलेगा। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे मार्केट की जानिब, इन्हीं की मसाइल इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मार्केट में बताइए कि आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर और इस वक्त हम पेपर मार्केट पे मौजूद है। स्मार्ट ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने पेपर मार्केट के मुतालिक बड़े मसाइल बताए और यकीनी तौर पर हालिया बारिश में पेपर मार्केट में पानी भरा और पानी भर जाने के बाद दुकानदारों को शदीद नुकसान पहुँचा। इसी हवाले से हम दुकानदारों से कुछ बात करते हैं और ये अपने मसाइल से आगाह करेंगे। ये बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा पेपर मार्केट में हालिया बारिश हुई और जिसकी वजह से कितना नुकसान पहुँचा? भाई, हालिया बारिश में पानी पहले नहीं आता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि कम से कम 3-3, 4-4 फीट पानी आया और दुकानों के अंदर रश करके गया। और उससे पहले की कैफियत ये थी कि तकरीबन मार्च से गटर का जो पानी था वो मुस्तकिल फ्लो में रहा यहाँ तक। कोई सुनवाई नहीं, पता नहीं कि भाई इसको करो, इसको करो, इसको करो, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद रही कसर जो है उसने बारिशें पूरी कर दी। हमारे साथ पेपर मार्केट के एक दुकानदार मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि भारी बारिश में काफ़ी तबाही हुई मगर उसके मुतालिक किसी भी हुकूमती सतह पे हमें रिलीफ नहीं मिला। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये बताइए कि हालिया बारिश के दौरान यहाँ पानी भरा, पेपर मार्केट में नुकसान हुआ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ताजिर जो है काफ़ी अरसे से यहाँ परेशान रहे हैं। पानी जो है वो घुटनों यहाँ रहा है,
लोगों को जो है नकलो हरकत के अंदर बड़ी परेशानी रही है और लोगों का माल जो है वो करोड़ों रुपए का इसके नतीजे में ख़राब भी हुआ है, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड रखने की सहूलतें हैं लोगों को, हम दुकानदारों को, तो वो माल जो क्योंकि पेपर है, कागज़ है, तो पानी ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और हुकूमत को चाहिए कि हमारे नुकसान का कंपनसेशन करे, हमें जो है माली मदद फराहम करे, क्योंकि हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम टैक्स अदा कर रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत जो है हमारी कोई जो है सुनवाई नहीं कर रही, दाद रसी नहीं कर रही, जब तक कि यहाँ पानी आज की तारीख तक यहाँ मौजूद रहा है और ये पानी अब साफ हुआ है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना था कि पेपर मार्केट में बारिश के दौरान पानी तो जमा रहा, मगर हुकूमती सतह पर यहाँ पर सफाई सुथराई का अमल नहीं हुआ था, मगर ये पानी अब तकरीबन 15 दिन के बाद जाके यहाँ साफ हुआ है। आप मेरे साथ इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर हामिद महमूद साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, छोटी सी काटेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी चला रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये ताजिरों के मसाइल के लिए वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, उनसे मुतालबे तो करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, मगर हुकूमत की जानिब से जो है वो छोटे ताजिरों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उन्हें कोई किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया जाता है। हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। हामिद साहब, ये पेपर मार्केट है और यहाँ के दुकानदार मुश्किलात का शिकार हैं। कभी लोड शेडिंग का मसला है, हालिया बारिश के दौरान इन्हीं दुकानों में पानी गया, मगर हुकूमत की तरफ से इन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं होता, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हम मुतालबा करते हैं कि अगर कराची को आफत ज़दा करार दिया है तो कराची के ताजिरों का जो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इनकी गोदामों के अंदर पानी गया है, इनकी दुकानों के अंदर पानी गया, उसका मुआवजा अदा करें। हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिंध के लिए जो मांग रहे हैं कि यहाँ के लिए इमदाद दे वफाकी हुकूमत, मगर कराची के ताजिर कहाँ जाएंगे? कराची को आफत ज़दा करार दिया, इमदाद दिया जाए, इनको लोन दिया जाए, और यहाँ के जो सड़कों के ऊपर 3-3 फीट के गड्ढे हो गए हैं जिसके अंदर लोग हमारे गिरते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट रही हैं, वो जख्मी हो रहे हैं, हमारी सामान की जो गाड़ियाँ वो उलट रही हैं, रक्शे उलट रहे हैं, उसको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। ये 1100 अरब रुपए का जो पैकेज वफाकी हुकूमत ने दिया है, इसके अंदर कराची के ताजिरों के लिए कुछ नहीं है, इन टूटी हुई सड़कों के लिए कुछ नहीं है, जो ताजिरों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ इसके लिए कुछ नहीं। हम मुतालबा करते हैं कि 72% तुम कराची से टैक्स लेते हो, हमारा खून पसीने की कमाई विफाक लेता है, तो हम जब मुसीबत के अंदर हैं तो हमारी मदद करो, हमें सहारा दो। ताजिर जो हैं वो दिवालिया हो रहे हैं, उनका सामान डूब गया है, उनकी तमाम जो सरमाया है वो ख़त्म हो गया है, तो इस वक्त विफाक को भी हमारी मदद करना चाहिए। और जो कानून के मुताबिक आप ये क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं कि एक तरफ आपने आफत ज़दा करार दे दिया मगर कोई इमदादी पैकेज नहीं गया। फौरी तौर पर रिलीफ कमिश्नर का तकर्रुर किया जाए, कराची की टूटी हुई सड़कों को फौरी तौर पर मुरम्मत किया जाए, और जिन मार्केटों के अंदर अभी तक गंदा पानी है जमा है उसकी फौरी तौर पर निकासी की जाए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे बुजुर्ग, यही सब जो इन्होंने बातें की है, मैं इसी की जो उन्हें तस्दीक करूंगा कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बेजार हो गए, बहुत बेजार हो गए। हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद थे और उनका यही कहना है कि पेपर मार्केट के जो लोग हैं वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और यकीनी तौर पर जब ये मार्केट के पेपर मार्केट के दुकानदार करोड़ों रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को लाखों रुपए का टैक्स देते हैं, मगर इनकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं दे रही है। हुकूमत का यही मुतालबा करते हैं कि तमाम दुकानदारों को रिलीफ फराहम किया जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उन्हें पूरा किया जाए। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।